जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 40 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 24 अक्टूबर 2018 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह है भी सौर कुकर क्या है, कैसे कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए भी। सौर कुकर है वो एक प्रकार से खाना पकाने, ये क्या करता है, खाना पकाने का कार्य करता है। खाना पकाने या खाना गर्म करने, खाना गर्म करने का कार्य करता है। ठीक है। अब मुख्य रूप से किस पर आधारित है ये सौर ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा से क्या करता है, सौर ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करता है। ठीक है, ऊर्जा ग्रहण करेगा। और ऊर्जा ग्रहण करेगा तो आपको पता है भी सबसे ज्यादा ऊर्जा ग्रहण कौन करता है, सबसे ज्यादा कौन सा रंग ऊर्जा ग्रहण करता है, तो वो काला रंग। काला रंग है वो सूर्य की किरणों को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। तो काला रंग है ना वो सूर्य की किरणों को सबसे ज्यादा है, सूर्य किरणों को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। ठीक है। तो यहां पे जो आपका सौर कुकर है इसके अंदर का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा भी, ताकि ये सूर्य के प्रकाश के अंदर है वो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनका सबसे ज्यादा अवशोषण करता है और जल्दी ही क्या करता है, ये खाना पकाना या फिर खाना गर्म करने का कार्य करता है भी। ठीक है। तो अंदर का रंग है वो काला होता है ताकि सूर्य से आने वाली जो भी किरणें होती है उन किरणों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषित किया जाए। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है भी निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के ऊपर कार्य नहीं करता। तो सौर कुकर है ना ये विद्युत धारा के ऊपर कार्य नहीं करता भी। ठीक है ना। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है, विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। तो यहां से विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है भी, विद्युत ऋणात्मकता कब आ सकती है, जब आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या आएगी, नेगेटिविटी आएगी। और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आएगी, धनात्मकता आएगी भी। ठीक है, धनात्मकता इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आएगी। अब यहां से अपन अगर बात करते हैं भी आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है, आवर्त सारणी में ये आवर्त सारणी का बायां पार्ट है और ये दायां है। ठीक है। और ऊपर से ये नीचे है भी। अब मैंने आपको बताया था भी आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाईं ओर जाते हैं, आवर्त सारणी है उसमें बाएं से दाईं ओर जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, अधात्विक, यानी इसमें धात्विक गुण घटता है भी, धात्विक गुण घटेगा। क्यों,
धात्विक गुण घटेगा तो इसका मतलब क्या है, धात्विक गुण घटेगा तो इसका मतलब अधात्विक गुण आएंगे और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। अब धात्विक गुण बढ़ेगा तो इसका मतलब अधात्विक गुण है वो कम होगा। तो यहां से अपन बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है। अब क्यों घटता है, क्योंकि साइज, जो परमाणु का साइज है ना वो क्या होता है, छोटा होता है। परमाणु का साइज है वो छोटा हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इसमें एक नया कोष जुड़ जाता है, जिसके कारण साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो साइज बड़ा होने के कारण है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय त्यागना शुरू कर देता है, साइज बड़ा होने के कारण। तो यहां पे धात्विक गुण है तो धातुएं होती है वो विद्युत ऋणात्मक नहीं होती भी, ठीक है। और अधातुएं होती है वो मोस्टली क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातुएं हैं वो विद्युत ऋणात्मक होती है और धातुएं होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं हैं वो विद्युत धनात्मक होती है। दै से धातु बना दो, ये देखो भी दै से धातु और दै से धनात्मक होती है भी, ठीक है। तो यहां से आपके पास में सीजियम है, सीजियम है वो आपका पहले ही ग्रुप में आता है भी, सीजियम है वो आपका पहले ही ग्रुप के अंदर आता है। जैसे पहले ग्रुप में आपका हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया और सीजियम आ गया। तो सबसे ज्यादा जो धात्विक तत्व होता है वो कौन है, तो सबसे ज्यादा धात्विक तत्व तो आपका ये सीजियम है। सीजियम के बाद में फ्रांसियम आता है, लेकिन फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिविटी तत्व है भी, ठीक है। तो फ्रांसियम को अपन है वो धात्विक नहीं मानते, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिविटी तत्व है। तो ये क्या है, बगैर इससे उष्मा दिए भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता रहता है। तो इसको नहीं मानते क्योंकि ये रेडियो तत्व है। और यहां पे सीजियम है वो आपका क्या है, धात्विक तत्व हो जाएगा। इसकी कंडीशन मैंने आपको बता दी भी, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। तो ये पहले ही ग्रुप में और नीचे ही नीचे है भी, ठीक है। और बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण घटेगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा धात्विक गुण है वो बाईं ओर होगा। तो ये पहला ही ग्रुप है जो कि सबसे ज्यादा बाईं ओर है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सीजियम हो जाएगा। सीजियम है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व न्यूनतम है भी, न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी ये क्या है, एक प्रकार से धनात्मक तत्व हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी जब प्रकाश विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा थता हो जाता है। देखो भी, ये एक लेयर है, इससे ऊपर वाला है वो विरल माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम है। और ये क्या है, संगन माध्यम है। संगन माध्यम के अंदर है वो प्रकाश की चाल है वो कम होती है भी, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है वो ज्यादा होती है। अब यहां से विरल माध्यम से संगन माध्यम में जा रहा है, तो मैंने यहां पे नॉर्मल डाल दिया। अब देखो, जैसे ही क्या है, प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से और संगन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भी। प्रकाश की चाल है वो धीमी हो जाएगी, और प्रकाश की चाल जब धीमी होगी तो वो क्या है, अभिलंब की ओर झुकेगी भी। हमेशा याद रखना, प्रकाश की चाल जब भी तेज होती है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, और प्रकाश की चाल है वो प्रकाश की चाल जब भी कम होती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, और तेज होगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी भी। तो यहां पे क्या हो रहा है अभी, विरल से संगन में प्रकाश की चाल है वो कम होती है, और विरल में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। यह चीज ध्यान में रखना आप। अब यहां से नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल से दूर नहीं हटेगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह भी गलत है। नॉर्मल की ओर झुकेगी, यह बात सही है भी, नॉर्मल की ओर झुकेगी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। दूसरी बात याद रखना भी, संगन माध्यम का जो अपवर्तनांक है, संगन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है भी, ज्यादा होता है भी। संगन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है भी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है।
तो यहां से अपन बात करते हुए आधुनिक आवर्त के समूह 18 के मूल तत्व अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो यहां से जो आपके पास में समूह 18 है, समूह 18 को अपन क्या बोलते हैं? समूह 18 के अंदर है वो एक प्रकार से ये निष्क्रिय गैसें होती है, निष्क्रिय गैसें होती है, जो कि निष्क्रिय गैसों का मतलब होता है भी ये एक प्रकार से सक्रिय नहीं होती भी, ठीक है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये आपकी निष्क्रिय गैसें हैं जिसका समूह 18 आ जाएगा। और संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं भी? कौन से ब्लॉक के अंदर वो संक्रमण तत्व पाए जाते हैं? तो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक है वो आपका संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व का मतलब समझते हो आप? जैसे आपके पास में लोहा है, जैसे लोहा है तो लोहा है वो +2 की फॉर्म में भी पाया जाता है और लोहा है वो +3 की फॉर्म में भी पाया जाता है। जैसे कॉपर है तो कॉपर +1 की फॉर्म में भी पाया जाता है और कॉपर है वो +2 की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो इसीलिए ये अलग अलग अपनी संयोजकताएं दर्शाते हैं भी। जो तत्व है डी ब्लॉक के वो अपनी अलग अलग संयोजकताएं दर्शाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है और संक्रमण तत्व ब्लॉक डी को बोला जाता है भी। उसके बाद में यहां पे उपधातु, उपधातु टोटल कितनी है? 7 अभी उपधातु है वो टोटल 7 है। भोले शिव, ऐसी तेरी आत्मा, सब जीवे। तो यहां पे बोरोन हो जाएगा भी, बोरोन, सिलिकॉन, भोले शिव, ऐसी तेरी आत्मा, आर्सेनिक, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक और भोले शिव, ऐसी तेरी आत्मा, टेल्यूरियम और तेरी आत्मा, आत्मा से एस्टेटिन बन जाएगा भी, ठीक है। भोले शिव, ऐसी तेरी आत्मा, सब जीवे, तो ये एंटीमनी हो जाएगा और जीवे, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में पोलोनियम। तो देखो भी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एंटीमनी पे, एंटीमनी के ऊपर है वो मैंने डार्क किया है, इसको सर्कल किया है। अब इसको क्या है, उपधातु मान भी लिया जाता है और नहीं भी मान लिया जाता भी। लेकिन आपकी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर साथ ही दे रखा है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एंटीमनी। उसके बाद में यहां पे एंटीमनी ये आपका एस्टेटिन है भी, ठीक है ना, A-T से एस्टेटिन। तो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम और पोलोनियम, ये आपके क्या है 7 उपधातु हो जाएगी भी। दुर्लभ मृदा धातु किसी को बोलते हैं? दुर्लभ मृदा धातु है वो आपका F ब्लॉक को बोलते हैं। F ब्लॉक के जो मेंबर है वो आपके क्या कहलाते हैं? दुर्लभ मृदा धातु बोलते हैं। और दुर्लभ मृदा धातु है वो एक प्रकार से अपनी पृथ्वी के अंदर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अपनी पृथ्वी की मृदा के अंदर है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, उसे दुर्लभ मृदा धातु, दुर्लभ मृदा तत्व बोला जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 17 है। जो आपके लेंथेनोइड है, जो आपके लेंथेनोइड, जो आपके लेंथेनोइड है 14, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वो आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक आपका संक्रमण तत्व हो गया और निष्क्रिय गैसें होगी। तो 18 नंबर ग्रुप को निष्क्रिय गैसें बोला जाता है भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है विषमूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। अब जुड़े हुए पैर, या फिर ये बोल सकते हैं जोड़े के अंदर पैर है वो जोड़े के अंदर होते हुए, जोड़े के अंदर है वो पैर होते हैं, ये आपको बताना है कौन से समूह के अंतर्गत। तो पोरीफेरा समूह है, पोरीफेरा समूह के अपन बोलते हैं पोरीफेरा स्पंज, इसके अंतर्गत है वो स्पंज आता है भी। तो पोरीफेरा ये स्पंज होते हैं और इनके पैर नहीं होता भी, इनमें पैर नहीं होता, ये चीज ध्यान में रखना भी, नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में मोलस्का, मोलस्का है वो इसमें आपका जैसे घोंगा है, घोंगा है, सिप है, ठीक है, घोंगा है और सिप है, ऐसी प्रजातियां हैं वो इसके अंतर्गत आती है। और इनमें भी क्या है, पैर नहीं होते भी, इनमें भी पैर नहीं होते, या फिर होते हैं तो वो बिल्कुल अलग होते हैं भी, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये आपके पास में मोलस्का आ जाएगा। और मोलस्का है वो सेकंड सबसे बड़ा, दूसरा सबसे
बड़ा ग्रुप है भी, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एनेलिडा, एनेलिडा के अंतर्गत है वो आपका केंचुआ, केंचुआ है वो इसी के अंतर्गत आता है भी। ठीक है, केंचुआ है वो इसी के अंतर्गत आता है, इसके अंदर है वो पैर नहीं होते भी, इसमें भी क्या है केंचुए के पैर नहीं होते भी, तो इसमें भी पैर नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके जो शरीर है, इनके शरीर में जो इनका जो शरीर होता है वो खंडों के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर है वो डिवाइड होता है भी। उसके बाद में ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा है वो कीट वर्ग, कीट इसके अंतर्गत है वो कीट वर्ग आता है भी, और कीट के जो पैर होते हैं वो जोड़ी के रूप में होते भी, कीट के जो पैर होते हैं वो जोड़ी के रूप में होते हैं, तो इसके जोड़ी के रूप में पैर होते हैं भी, जोड़ी के रूप में पैर होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें बोला गया है भी 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में लवण की मात्रा है वो 47 ग्राम है। अब द्रव्यमान के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता की गणना करनी है। आपको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है भी। अब द्रव्यमान प्रतिशत का ALP 2024 के अंदर है वो डायरेक्ट है वो फॉर्मूला पूछा गया था अभी। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के अंतर्गत फॉर्मूला क्या होगा, तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान अपोन में विलियन का द्रव्यमान, अपोन में विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, और इनटू आपके पास में आ जाएगा 100। अब देखो भी अपन बात करते हैं विलेय क्या होता है और विलियन क्या होता है। विलियन बराबर क्या होता है, विलियन बराबर होता है विलेय प्लस में विलायक, प्लस में विलायक। अब यहां पे विलेय कितना है 47 है, प्लस में विलायक कितना है 320 ग्राम है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपके पास में 367, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा किसका, विलियन का मान आ जाएगा भाई। तो यहां से आपके पास में मान रख दो, मान रखोगे तो विलियन कितना है 367, और यहां पे विलेय का द्रव्यमान कितना है तो 47 इंटू 100, तो 4700 के ऊपर है वो आपको भाग देना है किसका 367 का, तो ये आपके पास से मान कितना आएगा तो 12.80 के करीबन आ जाएगा, 12.80 प्रतिशत आएगा भी, आपने प्रतिशत निकाला है तो 12.8 पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ग्राम में नहीं आएगा आंसर, प्रतिशत के अंतर्गत आएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसके अंतर्गत है वो किसी तत्वों को, यानी जैसे हमने नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन को मिलाया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाया तो अपने पास में क्या बन गया NH3 बन गया, NH3 बन गया। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से ये भी जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो ये क्या बन गया अमोनिया बन गया, और फिर अमोनिया को वापस है वो अपन तोड़ सकते हैं तो वापस है वो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा भी। तो ये चीजें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी जिससे हमने उत्पाद बना दिया और उत्पाद से वापस अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं, वो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है भी। ये दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, ये बात गलत है, इसने क्या है वसा और तेल का ऑक्सीकरण करवा दिया तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी और उसका गंध और स्वाद बदल जाएगा। तो वसा और तेल का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उनकी गंध और स्वाद तो बदलते हैं, लेकिन उस अभिक्रिया को अपन क्या है उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं कहते, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं कहते। जैसे वसा और तेल है वो ये मान लो भी खराब हो गए भी, एक प्रकार से ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसका खराब हो गया भी, कोई तेलीय पदार्थ है वो खराब हो गया, उसमें क्या है एक प्रकार से गंध आ गई या फिर गंध आने लग गई या फिर स्वाद उसका बदल गया, तो आप वापस उसको प्राप्त कर सकते हैं क्या, वापस है उसको वापस से
वैसी ही उसकी सुगंध है वो आप प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भी। एक बार कोई चीज खराब होगी, जैसे तेलीय पदार्थ खराब हो जाते हैं, या फिर जैसे आपने हलवा बनाया और वो हलवा है वो उसके अंदर कुछ दिन तक रहने के बाद में उसमें क्या है, एक प्रकार से स्वाद बदल जाता है उसका, और उनकी गंध भी बदल जाती है। तो आप उसको जब आपने तैयार किया था हलवे को, उस समय जो उसमें स्वाद आ रहा था और गंध आ रही थी, वो आप वापस से प्राप्त कर सकते हैं क्या? कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते भी। ठीक है, तो ये बात गलत है यहां पे। उसके बाद में यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के साथ यदि किसी अभिक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो संक्षारित होना कहा जाता है, और इस प्रभाव को संक्षारण कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। धातु होती है, उस धातु को आप हवा, पानी और उसके आसपास के जो नमी युक्त जो पदार्थ होते हैं उसमें छोड़ दोगे तो धातु का संक्षारण होना लाजमी है, धातु का संक्षारण हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पे बी सही है, भी ए गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको बताना भी जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात है। मैंने आपको बताया था भी वेग क्या होता है। वेग क्या होता है? तो वेग आपने बोला सर विस्थापन, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो यहां पे आपके पास में वेग क्या है? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर ही वेग कहलाता है। फिर मैंने आपको बोला भी त्वरण क्या होता है। तो त्वरण का आपने बोला भी सर जी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है त्वरण। तो यहां पे आपके पास में वेग है। वेग क्या होता है? तो वेग होता है विस्थापन बटे समय, और ऑलरेडी एक समय नीचे है ही, तो यहां से विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, समय को किस में मापा जाता है? समय को सेकंड में मापा जाता है। तो वेग का जो मात्रक बना, वेग का वो क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब वेग की जगह तो मैं मीटर प्रति सेकंड रख दूं, और समय ऑलरेडी पहले से है ही, तो ये आ जाएगा मीटर और प्रति और सेकंड, और यहां पे आपके पास में समय ही, समय को किस में मापा जाता है? तो वो सेकंड में मापा जाता है। तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि समय दो है नीचे, तो समय इंटू समय, समय स्क्वायर हो जाएगा भी, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी, जब आप त्वरण ज्ञात करते हैं तो आप त्वरण को ए से शो करते हैं भी, और जब g यानी स्मॉल g है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण के एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण होता है। जब कोई वस्तु है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, या फिर आप कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, तो वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो वहां पे है वो आपका जो ए है वो गुरुत्वीय त्वरण जी के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाता है भी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और त्वरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन में टी। v होता है आपका अंतिम वेग, टी होता है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, और अपॉन में क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा भी, अपॉन में समय हो जाएगा। ये त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें स्मॉल जी, ये स्मॉल जी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा कैपिटल जी और m अपॉन में आपके पास में r स्क्वायर हो जाएगा भाई। r यहाँ पे क्या है? r यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है, g आपका यहाँ पे कैपिटल जी जो कि सार्वत्रिक नियतांक है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता भी। ठीक है, सभी जगह से आप कोई से भी ग्रह पे चले जाओ, वहां पे कैपिटल जी का जो मान है वो समान ही रहेगा भी। कितना रहेगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये चीज ध्यान में रखना भी। और इसको किसने ज्ञात किया था? तो ये हेनरी कवेंडिश ने है वो इसका मान ज्ञात किया था भी। ठीक है, कब? 1700 लगभग 98 के करीबन। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला है यहां पे इसने बोला भी एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है,
और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उड़ता है और उसके हाथ में 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान कितना है, ये आपको बताना है। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान। बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। और त्वरण क्या होता है? तो त्वरण अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, v माइनस यू अपॉन में टी। v माइनस यू अपॉन में टी, ये आपका त्वरण होता है। तो यहां से आपको द्रव्यमान दे रखा है भी, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है भी, उसका जो हाथ है वो ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ में 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। जो गेंद है वो ऊपरी हाथ से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से निकल जाती है। तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने में किया गया समय। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे सबसे पहले आपको क्या है, त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। अभी एक्सीलरेशन त्वरण ज्ञात करो। त्वरण ज्ञात कहां से करें? तो यहां से तो आपको त्वरण ज्ञात नहीं होगा। आप है वो न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण, थर्ड समीकरण से है वो इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। यहां से वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, थर्ड समीकरण क्या है, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बराबर में आपके पास में होता है 2as। एस होता है दूरी, v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है और a एक्सीलरेशन होता है भी। अब इसने बोला भी उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकलती है। गेंद है वो ऊपर की ओर जा रही है, उनके हाथ से निकली तो वो 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकलती है, ऊपर की ओर गई तो आपका त्वरण है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भी। आपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आपकी जो गेंद है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रही है, तो वहां पे आपका एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा भी। अब अंतिम बिंदु पे जाकर के v का मान भी 0 हो जाता है भी। ये मान लो भी, इस गेंद को हमने ऊपर की ओर जब फेंका, आपका हाथ है वो 10 सेंटीमीटर उठा भी, ठीक है। उसको ऊपर की ओर फेंकने के लिए आपका हाथ 10 सेंटीमीटर की ओर उठा और आपने क्या है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उस गेंद को ऊपर की ओर वेलोसिटी के हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर की ओर फेंक दिया। अब ऊपर की ओर फेंका तो यहां से आपके पास में अंतिम वेग, ये मान लो भी गेंद यहां तक आई, अब यहां पे इसका जो अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा भी। तो ये मान 0 है तो आप इस u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का u स्क्वायर बराबर में आपके पास में ये हो जाएगा माइनस का 2as, क्योंकि एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव होगा भी। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। आपको a ज्ञात करना है तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर आपके पास में हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2s। अब मान रख दो, u का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा भी। अपॉन में s का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर उठा है। अब इस 10 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है भी, सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करोगे तो आप 100 का भाग लगा दो, 100 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.0 और 1 आ जाएगा। आई एम राइट? नहीं, ये आ जाएगा 0.1, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0.1 आ गया। अब 0.1 आ गया तो यहां से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 0.2 आ जाएगा भी, 0.2 आ जाएगा। पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगा भी, तो ये आपके पास 2 से कट करोगे तो ये 20 बार कट हो जाएगा भी, 20 बार कट हो जाएगा। तो आपके पास में ये आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, तो ये आपके पास में एक्सीलरेशन यानी त्वरण आ गया भी। अब द्रव्यमान आपको दे रखा है 1/4 है और इस फॉर्मूले के अंदर है वो आप मान रख दो। इस फॉर्मूले के अंदर आप मान रखोगे तो F बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान 1/4 kg है इंटू एक्सीलरेशन आपने अभी निकाला है 20, तो 4 से इसको काटोगे तो 5 बार कट जाएगा। तो F बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा अभी। F बराबर है वो 5 न्यूटन आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। चीजें समझ में आ गई। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हमने
न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण का यूज किया है भी यहाँ पे। आगे देखो भी नेक्स्ट एक एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है अभी, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर के अंतर्गत है वो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंदर है वो टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। मात्र और मात्र आपको ये 99 रुपीज के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स है वो अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो आपकी वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। ठीक है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप है वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9887693449 पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो अभी इसके अंदर आपको बोला गया है भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है, कौन सा कथन सत्य या फिर असत्य ये आपको बताना है। तो यहां से आपके पास में पहले है हीलियम गैस में ध्वनि की चाल है वो 965 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, 965 किलोमीटर नहीं होती, 965 मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये बात पहली गलत होगी। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल है वो 1284, हाइड्रोजन गैस होती है उसमें ध्वनि की जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी 1284 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो ये बात सही है। और सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल होती है, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल है वो किसमें है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें है, तो वो आपकी एल्यूमिनियम में हो जाएगी। एल्यूमिनियम के अंदर है वो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा है, कितनी है, तो वो आपकी 6420 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा भाई, 6420 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 2 पे कौन आता है, निकल, नंबर 2 पे निकल आता है। ठीक है, और निकल के अंदर है वो 6040 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद में आपका आता है स्टील, नंबर 3 पे है वो आपका स्टील का नाम आता है, और स्टील का 5960 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद में लोहा, उसके बाद में लोहा, लोहे का आता है 5950 मीटर पर सेकंड। और निर्वात के वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 346 मीटर पर सेकंड होती है। और वायु के अलावा अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में ध्वनि की जो चाल है वो 316 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहां पे आपके पास में इस प्रकार से ये सारणी याद रखनी पड़ेगी भी, 2018 के अंदर है वो बहुत क्वेश्चन पूछे गए यहां से। तो इसके अंतर्गत आपका ओनली फॉर बी सही है भी। हाइड्रोजन में जो गैस की हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की जो चाल होती है वो 1284 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन हीलियम में ध्वनि की जो चाल है वो 965 मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पे इसने किलोमीटर दे दिया ना, इसीलिए ये गलत हो गया अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणुओं का निर्माण होता है किसके अंतर्गत होता है, मूत्रवाहिनी के अंतर्गत होता है, या फिर अंडकोश की थैली में होता है, या फिर वर्ण में होता है, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। देखो भी मूत्रवाहिनी क्या होती है, जो किडनी होती है अपनी किडनी जिसे अपन बोलते हैं वृक्क, किडनी ये क्या करती है, ये रक्त का शुद्धिकरण करती है। ठीक है, और उससे रक्त का आयनिक शुद्धिकरण करती है, ये बोल सकते हैं अपन रक्त का आयनिक शुद्धिकरण, यानी रक्त का गैसीय शुद्धिकरण तो फेफड़ों में हो जाता है, लेकिन जो आयनों का शुद्धिकरण होता है वो हमारी किडनी के अंदर होता है। अब किडनी के अंतर्गत क्या है, किडनी में जैसे अशुद्धि आई भी, आयनिक अशुद्धि यहां से हो रही है, तो इसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा मात्रा में, अब ये अशुद्धियां हैं वो कुछ मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगी, तो यहां से किडनी से है वो 2 मूत्रवाहिनियां निकलती है, 2 मूत्रवाहिनी। ठीक है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है अपने में, और ये कहां पे आती है, तो ये आती है ब्लैडर, मूत्राशय में, मूत्राशय। ठीक है, तो एक मूत्राशय होता है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां होती है। उसके बाद में
आगे चलते हैं। मूत्रवाहिनी आपको पता लग गया कौन सी होती है। तो जो किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो मूत्रवाहिनियां करती है भी। अंडकोश की थैली के अंतर्गत है वो वर्ण होता है भी, वो वर्ण रहता है। और ये है वो शरीर से बाहर होती है भी, शरीर से बाहर होती है, जो कि वर्ण को शरीर से बाहर रखती है, ताकि शुक्राणु निर्माण के अंतर्गत है वो शरीर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है वो कम रखती है भी, ताकि शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो आसानी से हो जाए भी। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो शरीर के टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम पे होता है भी, ठीक है। उसके बाद में वृषण से है वो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जैसे ही शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है उसके बाद में यहां से शुक्राणुओं को लेके कौन आती है, तो शुक्रवाहिनी लेके आती है। ये वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं जिसको, शुक्रवाहिनी है वो शुक्राणुओं को वृषण से लेके आती है। उसके बाद में मूत्राशय से निकलती है नली, मूत्राशय से एक नलिका निकलती है, और इधर से आपकी शुक्रवाहिनी जो वृषण से आती है, और ये दोनों मिलकर के क्या करती है, मूत्रमार्ग का निर्माण करती है, ठीक है। मूत्रमार्ग का निर्माण करती है, जहां से मूत्र का भी विसर्जन होता है, निकलता है, और उसी मार्ग से है वो शुक्राणु निकलते हैं भी, ठीक है। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये एक तरल का निर्माण करती है भी। ये क्या करती है, तरल का निर्माण करती है, ठीक है। और ये भी अपना तरल जो लिक्विड है जो जिसका निर्माण करती है वो मूत्र मार्ग के अंदर ही क्या करती है, विसर्जन करती है, ताकि जो शुक्राणु है, शुक्राणु निर्माण के समय ये प्रोस्टेट ग्रंथि है वो एक तरल का निर्माण करती है, जो शुक्राणुओं को गमन करने में क्या है, आसानी हो और उनकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है भी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वृषण हो जाएगा भी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, उपास्थि होती है ना, उपास्थि। ये आपकी एक प्रकार से संयोजी उत्तक है भी, ये आपकी क्या है, संयोजी उत्तक है। और उपास्थि कहां पे मिलेगी आपको, उपास्थि है वो नाक, कान, कंठ, और नाक, कान, कंठ, यहां पे है वो आपको उपास्थि देखने को मिलेगी भी। उपास्थि संयोजी उत्तक है, जो अपन हमारा कान है, उस कान को है वो आप पकड़ के इधर उधर है वो इसको एक प्रकार से इसकी आकृति चेंज कर सकते हैं भी, लेकिन जब भी आप इसको छोड़ेंगे तो वो अपनी वापस शेप के अंदर आ जाएगा भी। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत है वो उपास्थि संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, यानी कार्टिलेज पाए जाते हैं भी। अपन सांस लेते हैं तो हमारी जो श्वास नाल है वो पिचकती क्यों नहीं है, तो उसके अंतर्गत भी क्या है, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं भी, जो इसे क्या है, पिचकने से रोकते हैं। और वो सी आकार के जो छल्ले हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो उपास्थि संयोजी उत्तक के बने होते हैं भी, ठीक है। और दूसरी बात, जहां पे भी जोड़ है, जैसे हड्डी से जोड़ है, या फिर हड्डी का मांसपेशी से जोड़ है, तो उसके अंतर्गत भी उपास्थि पाई जाती है। और वहां पे ये एक प्रकार से क्या होती है, घर्षण को कम करने का कार्य करते हुए, घर्षण को कम करने का कार्य करते हुए, कम करने का कार्य करती है, या फिर ये बोल सकते भी चिकनाई पैदा करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद में यहां पे बात करते हैं स्नायु बंधन। स्नायु बंधन क्या कार्य करता है, तो ये हड्डी या फिर बोल दो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हुए, अस्थि प्लस में हड्डी को अस्थि बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये मांसपेशी को हड्डी से नहीं जोड़ता भी। उसके बाद में यहां से अपन बात करते हैं मांसपेशियां हैं प्लस में हड्डी, कौन करेगा, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य वो कंडरा करता है भी, और कंडरा को बोलते हैं टेंडन, इंग्लिश में टेंडन बोला जाता है। स्नायु को लिगामेंट बोलते हैं भी इंग्लिश के अंतर्गत। तो यहां पे शीरा दे रखा भी, इसने शीरा तो नहीं होगा भी, ठीक है, तो इसमें कंडरा होगा। ये कंडरा ध्यान में रखना भी आप, कंडरा होगा, तो ये मिस प्रिंट हुआ है, इसने शीरा मान रखा है, लेकिन शीरा नहीं होता,
ये आपका कंडरा होता है, कंडरा को टेंडन बोलते हैं भी इंग्लिश के अंदर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कंडरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। आघातवर्धनीय का मतलब समझते हो आप भी, अपन क्या है एक प्रकार से पतली चादर के रूप में या फिर पतली प्लेट के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास में पतली प्लेट या चादर में बदलने की प्रक्रिया ये क्या कहलाता है आपका आघातवर्धनीयता। एक आपने नाम सुना होगा तन्यता। तन्यता का मतलब होता है पतले तार के रूप में खींचने की प्रक्रिया, पतले तार के रूप में बदलने की प्रक्रिया। तो ये जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो आपकी सबसे ज्यादा AU ओरम जिसे अपन बोलते हैं सोना, जिसे अपन क्या बोलते हैं सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। भी आप 1 ग्राम सोने से है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं भी। और सबसे ज्यादा जो आघातवर्धनीयता और सबसे ज्यादा तन्यता का जो गुण पाया जाता है वो सोने में पाया जाता है। सोने के बाद में आपका आता है Ag सिल्वर चांदी, इसके अंतर्गत पाया जाता है। और उसके बाद में आपका प्लेटिनम आता है। ठीक है, तो इसमें सोना नहीं दे रखा और प्लेटिनम भी नहीं दे रखा, ओनली चांदी दे रखी है, तो आपका राइट आंसर होगा चांदी। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपको द्रव्यमान की डेफिनेशन बतानी है भी। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है ये आपको बताना है। तो याद रखना, द्रव्यमान जिसे अपन क्या बोलते हैं मास बोलते हैं भी, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है किलोग्राम होता है भी। और द्रव्यमान एक क्या है मूल राशि है भी। द्रव्यमान है वो एक मूल राशि है, और मूल राशियां है कितनी 7 अभी, मूल राशियां है वो 7 है। तो द्रव्यमान एक मूल राशि है जिसको मास बोला जाता है, और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम है, यानी द्रव्यमान को किलोग्राम के अंतर्गत है वो मापा जाता है। अब द्रव्यमान आप कहीं पे भी लेके चले जाओ भी, यानी द्रव्यमान है वो कभी भी नो चेंज है, कभी भी चेंज नहीं होता। आप कहीं पे भी लेके चले जाओ, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के किसी भी कोने में लेके चले जाओ या फिर किसी भी ग्रह पे लेके चले जाओ, द्रव्यमान नो चेंज है। और द्रव्यमान है वो समानुपाती होता है किसके जड़त्व के। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु का उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा भी, ये चीज ध्यान में रखना भी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल दूं भी रेलगाड़ी और बस में किसका जड़त्व ज्यादा है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, तो रेलगाड़ी का जड़त्व ज्यादा होगा क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान है वो ज्यादा होगा भी। अब यहां पे आपके पास में इसकी डेफिनेशन के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह स्थिर रहता है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान है वो किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता। यह भी बात ठीक है, लेकिन परिभाषा देखनी है आपको। किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है। कोई वस्तु है उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है दिशाहीन होता है। तो दिशाहीन का मतलब हो गया भी ये एक अदिश राशि है भी। दिशाहीन का मतलब क्या है भी जिसमें दिशा नहीं हो, और इसीलिए यह एक प्रकार की अदिश राशि है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल सही है भी। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि कितनी है उस वस्तु का क्या कहा जाता है द्रव्यमान कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, तो यह द्रव्यमान की परिभाषा हो जाएगी एक आपके पास में भी। कोई भी वस्तु है उसमें होने वाले पदार्थ की राशि को क्या बोला जाता है वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 5 kg, ये क्या है वस्तु का द्रव्यमान है। जैसे मैंने बोल दिया 6 kg, तो ये आपके पास में क्या है वस्तु का द्रव्यमान है भी। ठीक है, तो यही एक प्रकार से पदार्थ की राशि होती है। पदार्थ की राशि कितनी है तो 5 kg है। ठीक है, तो वो ही क्या कहलाता है आपका द्रव्यमान कहलाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी पुरुषों में वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों होते हैं। इसकी आंसर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और अपन इसमें भी बात कर लेते हैं।
तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत बात। शुक्र वाहिका की उपस्थिति के कारण, नहीं, बिल्कुल गलत बात। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, तभी है वो पुरुषों में वृषण कोष होता है। पुरुषों के अंदर है वो वृषण कोष। वृषण कोष का मतलब होता है भी अपन पीछे पढ़ के आए अंडकोश की थैली, जिसके अंतर्गत है वो वृषण रहता है, वृषण को रखा जाता है, और वृषण के अंदर है वो क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है भी। और शुक्राणु निर्माण करने के लिए शरीर का जो भी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो कम की आवश्यकता होती है भी, ठीक है। इसी कारण है वो वृषण कोष को शरीर से बाहर रखा जाता है, ताकि वो आसानी से क्या है, जब भी जरूरत पड़े तो शुक्राणुओं का निर्माण कर दे। तो यहां पे आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। सबसे पहली शर्त आपको देखने से पहले कार्य की डेफिनेशन और कार्य का फॉर्मूला, अगर कार्य को फॉर्मूला आता है तो आपको ये 2 शर्त आपको पता लग जाए भी कार्य के लिए क्या क्या जरूरी होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है भी, बल इंटू विस्थापन होता है। आपने बल लगाया और विस्थापन हुआ ही नहीं तो कार्य 0। आपने भी एक प्रकार से विस्थापन करने के लिए, कोई भी वस्तु का विस्थापन का मतलब होता है भी थोड़ा सा एक प्रकार से डिस्टेंस कवर करने के लिए। जैसे आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हैं, बल लगाया आपने बहुत ज्यादा, लेकिन दीवार है वो खिसकी नहीं है, हिली नहीं है अपने स्थान से, तो इसका मतलब विस्थापन 0। विस्थापन 0 तो आपका जो लगाया गया बल है वो भी एक प्रकार से 0 ही होगा, क्योंकि कार्य 0 हो जाएगा। तो एक तो आपको क्या चाहिए, बल चाहिए, ठीक है, और एक आपको विस्थापन चाहिए। इन 2 यूनिट के माध्यम से है वो आप क्या कर सकते हैं, कार्य की गणना कर सकते हैं भी। आप बोल सकते हैं भी यहां पे कार्य हुआ है। तो बल की आवश्यकता नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है भी, बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं होता, तो वस्तु की जो कंडीशन है उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। जब आप कोई कार को धक्का दे रहे हैं और कार हिल ही नहीं रही अपने स्थान से, तो वो फिर आपका कार्य 0 है। कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने बल लगाया कार के ऊपर और कार चल पड़ी, तो वहां पे आपका कार्य माना जाएगा भी आपने कार्य किया है। ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, यह बात बिल्कुल गलत है। वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है भी। वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, और आपके द्वारा वस्तु का विस्थापन कैसे कब हो सकता है, जब आप उस पर बल लगाओगे। तो इसमें 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात याद, 4 नंबर ऑप्शन, दूसरी बात याद रखना, कार्य है वो तीनों रूपों में होता है भी। कार्य आपका शून्य भी हो जाएगा, ठीक है, कार्य आपका है वो ऋणात्मक भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा, और कार्य है वो आपका धनात्मक भी हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। तो कार्य शून्य भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा और धनात्मक भी हो जाएगा भी। ये 3 चीजें होती है, क्योंकि कार्य है वो सदिश का एक प्रकार से अदिश, जो सदिशों का एक सदिश राशियों के 2 गुणनफल होते हैं भी। एक तो होता है अदिश गुणनफल और एक होता है आपका सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को अपन क्या है, डॉट प्रोडक्ट से शो करते हैं, और जो आपका सदिश गुणनफल होता है उसे अपन क्रॉस प्रोडक्ट से शो करते हैं। तो आपका जो कार्य है, आपका जो कार्य है वो एक प्रकार से क्या है, अदिश गुणनफल है। तो अपन लिखते हैं भी W बराबर क्या लिखते हैं, W बराबर F डॉट डी, यानी डॉट प्रोडक्ट से अपन इसको शो करते हैं। जैसे ही अपन क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं, तो आपका जो साइन है वो एक प्रकार से बन जाता है यहां पे W बराबर एफ डी कोस थीटा। यानी जैसे ही आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो कोस थीटा आ जाएगा भी। तो आपके पास में W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा। अब ये कोस थीटा क्या है, ये बल और विस्थापन के मध्य में बनने वाला एंगल है भी, बल और विस्थापन के मध्य में बनने वाला एंगल है। अब आपको ये पता है भी, जब यहां से मैं आपको बता देता हूं तीनों रूपों में कैसे हो सकता है। आपने फॉर्मूला क्या लिखा, W बराबर एफ डी कोस थीटा। अब अगर बल और विस्थापन के मध्य
दोनों एक दूसरे के लंबवत है यानी 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री है, तो कोस 90 का मान 0 होता है भी, कोस 90 का मान 0 होता है, तो इस पूरी समीकरण का मान 0 हो जाएगा भी, इस पूरी समीकरण का मान 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपका कार्य शून्य हो जाएगा भी। तो कार्य शून्य कब होगा? जब बल और विस्थापन के मध्य में एंगल क्या आ जाए, 90 डिग्री यानी लंबवत हो दोनों। उसके बाद में कार्य का अधिकतम मान और वो धनात्मक मान कब हो सकता है? जब मैंने क्या है बल लगाया इस दिशा में और इसी दिशा के अंदर विस्थापन हो गया, जिस दिशा में मैंने बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हो गया, तो वहां पे जो एंगल बनेगा दोनों का वो 0 डिग्री का बनेगा भी। और आपको पता है भी कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। कोस 0 डिग्री का जो मान है वो 1 होता है। तो यहां पे आपका जो मान आएगा कार्य का वो सबसे अधिकतम आएगा और आपका धनात्मक आएगा भी। ऋणात्मक कब होगा? जब मैंने बल लगाया इस दिशा में और बल के विपरीत दिशा के अंदर विस्थापन हो गया, तो दोनों के मध्य में बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री के ऊपर है वो आपका कोस थीटा का जो मान है वो -1 होता है भी। तो यहां पे आपका इस कंडीशन के अंदर है वो आपका कार्य है वो ऋणात्मक हो जाएगा। चीजें समझ में आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो यहां पे अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सिन की। ऑक्सिन की खोज है वो बेंट ने की थी। ऑक्सिन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जिसकी खोज है वो बेंट ने जई के पादप में की हुई, जई के पादप में की, ठीक है। और ये एक प्रकार से ऑक्सिन है वो पादप का वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, यानी ये पौधे की वृद्धि करता है भी, ये पौधे की वृद्धि करता है। और पत्ती है, फूल है और फल है, झड़ने में पत्ती, फल और फूल को झड़ने से रोकता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन है वो एक प्रकार से प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो IAA, ये आपका क्या है? प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन है। और ये आपका फुल फॉर्म है वो 2018 के अंदर पूछी गई थी, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो इंडोल एसिटिक एसिड होगा भी, एब्सिसिक एसिड नहीं होगा, इंडोल एसिटिक एसिड हो जाएगा। ये एक प्रकार से क्या है? प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन है भी, ठीक है। और अगर मैं कृत्रिम की बात करूं तो 2,4-D हो जाएगा भी, 2,4-D है ये प्राकृतिक, ये कृत्रिम हो जाएगा जो कि लैब के अंदर तैयार किया गया है। अब ये क्या करता है? ये वृद्धि हार्मोन है, ये पेड़ की वृद्धि का कार्य करता है, वृद्धि इसकी लंबाई के अंदर वृद्धि करता है। देन उसके बाद में ये पेड़ के अंदर पत्ती है, फूल है, फल है, उनको झड़ने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद में जिब्रेलिन हार्मोन की खोज है वो कुरोसावा ने की थी भी, कुरोसावा ने की। और कुरोसावा ने कहां पे की? तो धान के खेत में, धान के खेत में की हुई, ठीक है। ये क्या करता है? ये पेड़ की चौड़ाई में या फिर मोटाई में वृद्धि करता है ये पेड़ की मोटाई में वृद्धि करता है। और ये एक प्रकार से तापमान रोधी हार्मोन हो जाएगा, एक प्रकार से तापमान रोधी हार्मोन हो जाएगा। और उसके बाद में जिब्रेलिन हार्मोन है वो आनुवांशिक रूप से बोने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है भी, जो आनुवांशिक रूप से बोना पौधा है उसकी लंबाई के अंदर है वो वृद्धि करता है। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन। और साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसकी खोज है वो किसने की थी भी? अफस्कुंग ने तंबाकू के पौधे के अंदर है वो खोज की थी साइटोकाइनिन हार्मोन की। और साइटोकाइनिन हार्मोन है ये आपका ग्रुप डी 2022 के अंदर भी पूछा गया है। और ALP टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के अंतर्गत भी पूछा गया है। साइटोकाइनिन हार्मोन है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। और क्वेश्चन दूसरा ये भी पूछा जाता है भी फलों के अंदर वो कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो फल होते हैं, चाहे वो कच्चे फल हो चाहे वो पक्के फल हो, तो उसके अंदर क्या है? वो वृद्धि करते हैं विफल, ठीक है। पहले छोटा सा होता है, उसके बाद में वो क्या है? जैसे जैसे दिनों की बढ़ोतरी होती है उसी हिसाब से है वो अपने आप को तरोताजा कर लेता है, बड़ा कर लेता है। अब उसके अंतर्गत क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ,
ठीक है, विभाजन हुआ कोशिकाओं का तभी वो बड़ा हुआ, तो विभाजन की जगह वो आपका क्या मिलेगा, साइटोकाइनिन हार्मोन मिलेगा भी। ये आपका है एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सिसिक एसिड है, ये वर्धिरोधी हार्मोन है भी। ये क्या करता है, पादप के जो रंध्र होते हैं ना उसको बंद कर देता है भी, जिसके कारण है वो पादप है वो वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाता, और वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा तो जो अंदर जो गंदगी है एक प्रकार से वो बाहर नहीं निकाल पाएगा और पौधे की मृत्यु हो जाएगी भी। तो इसीलिए ये क्या है, वर्धिरोधी हार्मोन है, ये पत्तियों को गिराने में सहायक होता है, फल को गिराने में सहायक है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करो। शक्ति क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब भैया कार्य कहां से लेके आए, कार्य का तो अभी आपने पढ़ा था, कार्य बराबर क्या होता है mgh, mgh। तो यहां से आपके पास में ये कार्य को तो m द्रव्यमान आपको दे रखा है, ठीक है, h आपके पास में है, ऊंचाई आप निकाल लोगे भी, ऊंचाई प्रत्येक सीढ़ी की 15 सेंटीमीटर है, मीटर के अंदर लेना है ऊंचाई को, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण आपको 10 दे रखा है, उसके बाद में समय आपको 10 सेकंड दे रखा है। अब देखो भी, यानी प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितने 15 सेंटीमीटर है, और वो 43 सीढ़ियां चढ़ती है, तो इंटू 43 कर दो, तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास से 15 × 45 4, और 15 चौके 60 और 4 64, तो आप सेंटीमीटर आया 645 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में चेंज करना 6.45 आ जाएगा भी, 6.45 आ जाएगा, मान रख दो इसके अंदर। तो ये पावर बराबर में शक्ति, कार्य क्या होता है mgh 50 इंटू जी कितना है 10 इंटू, और आपके पास में हाइट कितनी है तो 6.45, और अपोन में आपके पास में है वो समय कितना है तो 10 सेकंड है, और यहां से दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 लगा दो भी आप, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और यहां से 5 से कम 5 और 5 2 10, आप 645 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6 और 2 2 4 और 2 2 4 और 2 5 10, तो आपके पास में राइट आंसर आएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा 322.5। और वो भी आपको पता है भी शक्ति को किस में मापा जाता है, वाट के अंदर, तो ये आ जाएगा 322.5 वाट, पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा कितनी है ये आपको बतानी है। यूनिट के अंदर काउंट कर दो भी, यूनिट अगर आपको जब भी काउंट करने का बोले यूनिट यानी इकाई, तो आप है वो यहां पे कुल वाट अपोन में 1000 कर दिया करो, ठीक है। अब कुल वाट कैसे आएगा भी, अपने पास में 100 वाट का एक बल्ब था, 8 घंटे प्रतिदिन जलता है और 5 दिन तक जलाएगा, अपोन में आपके पास में कितना आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 8 5 40, और ये कितना बन गया 4000 बन गया, 4000 अपोन में 1000, तो ये आपके पास में क्या बन गया 4, और 4 यूनिट बन गया, 4 यूनिट बन गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें भी, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब इस क्वेश्चन को देखना भी, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर किसी में फर्श पर u वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है, तो चाल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो। यहां पे चाल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो, यहां पे चाल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो। थोड़ा सा समझा, देखो भी ये अपने पास में क्या है फर्श है, इस फर्श के ऊपर गेंद आ रही है, कौन से वेग से u वेग से आ रही है, जैसे टकराई, टकराने के बाद में वापस उछली, और u वेग से वो आई थी और u वेग से ही क्या है वापस चली गई। अब
इसमें क्या है, चाल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है। तो चाल एक क्या है, आपकी अदिश राशि है भी। चाल एक क्या है, आपकी अदिश राशि है। और अदिश राशि क्या बोलती है, जिसके अंदर कोई दिशा नहीं होती भी, जिसके अंतर्गत है वो कोई दिशा नहीं होती, ओनली फॉर परिमाण होता है भी। तो परिमाण यहाँ पे कितना है, u है, और u से ही वापस चली गई। अब इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। इसने बोला भी u वेग से टकराई और पुनः वापस उछल गई उसी वेग से, और चाल ज्ञात करनी है। दूसरा इसने चाल में परिवर्तन ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वेग में परिवर्तन। अब देखो दोनों में बताऊंगा भी, चाल में परिवर्तन पहले u से आ रही थी और u से उछल गई, तो मेरे को चाल में परिवर्तन कितना हुआ, चाल में परिवर्तन 0। चाल के अंदर परिवर्तन है वो 0, क्योंकि चाल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती भी। चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चाल एक अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, वो ओनली फॉर परिमाण होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं वेग की, तो वेग है वो आपका नेगेटिव होता है भी। वेग है वो आपका नेगेटिव होता है। कैसे, जैसे u वेग से आ रहा था, पहले इस वेग की दिशा ये थी, u वेग से ये आ रहा था, जैसे ही टकराने के बाद में वापस u वेग से उछल गई। तो अब इसका जो दिशा है, अब इसकी जो दिशा है वो क्या होगी, विपरीत होगी। विपरीत होगी तो यहां पे आपका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा भी। u वेग से आई और u वेग से उछल गई। जब आई उस समय वो पॉजिटिव था, जिस दिशा के अंदर वो आ रही थी, टकराने के बाद में वापस ऊपर उछली, तो इसका मतलब क्या है, वेग की जो दिशा है वो चेंज हो गई। और वेग की दिशा चेंज होगी तो वेग नेगेटिव कब हो सकता है, जब वो दिशा के विपरीत दिशा के विपरीत चले, तब वेग आपका नेगेटिव होता है। तो यहां पे वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा, तो पहले आ रहा था u वेग से, ठीक है, उसके बाद में माइनस और फिर u वेग से उछला तो वो दिशा के विपरीत था, तो ये हो जाएगा माइनस का u। तो यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो u और अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और u बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, 2u। तो वेग में परिवर्तन 2u हो जाएगा, लेकिन चाल में परिवर्तन है वो आपके पास में क्या होगा, 0 होगा भी। ये चीज ध्यान में रखना भी। तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन टेक्नीशियन में भी पूछा गया डायरेक्ट, टेक्नीशियन 2024, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपकी जो 9th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंतर्गत है, वो इसका मान दे रखा है भी, ठीक है। एक AMU का मान बताना आपको, एटमॉस्फेयर। एक एटीएम का नाम बताना है, मान बताना है। एक एटीएम का मान कितना होगा, एटमॉस्फेयर दाब कितना होता है, तो पास्कल के अंदर दे रखा है भी। पास्कल के अंदर रट लो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है भी। ये चीज है वो आप ध्यान में रख लेना भी, ठीक है। तो एक एटीएम बराबर होता है, ये एक प्रकार से एटीएम है वो वायु दाब मापने की यूनिट है भी एटीएम। अब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा, राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है भी। कार्बन डाइऑक्साइड का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या होता है, CO2। अब कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान 4 होता है भी, नहीं, कार्बन का द्रव्यमान है वो 12 होता है भी। कार्बन का द्रव्यमान 12 प्लस में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। फिर ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 16 है, यहाँ पे 2 है, तो आपके कितने हो जाएंगे, 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 16 2 32 बराबर में कितना आ जाएगा, ये 2 2 4 और 3 और 1 4 44। तो कितना आ जाएगा, 44 ग्राम लिख दो, या फिर यहाँ पे इसने यूनिफाइड के रूप में लिखा है तो आप यूनिफाइड भी लिख सकते हैं, जैसे 44 से यूनिफाइड, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे आपको दे रखा है 10 वोल्टेज के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य कितना है। कार्य आपको ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होता है, VQ। ये क्या है, W बराबर होता है V कितना है 10 और Q कितना है 5,
भी 5 कूलाम है, तो यहां से कार्य कितना हो जाएगा 50 जूल। कार्य कितना होगा 50 जूल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना। कार्य पूछा था, कार्य के अन्य अगर मैं मात्रक की बात करूं तो इसके अंतर्गत है वो अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य के अन्य जो फॉर्मूले, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन भी होता है। ठीक है, और कार्य बराबर है वो mgh भी होता है, mgh। ठीक है, और कार्य बराबर है वो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय। ठीक है, तो इसके अंतर्गत है वो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है भी एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखो भी, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, अम्ल प्लस में क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है भी, लवण प्लस में जल बनता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसका प्रोडक्ट का पीएच मान है वो 7 होता है भी। ठीक है, तो यहां से आपके पास में लवण और जल बनेगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया भी बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जिमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो यहां से अपन बात करते हैं तो आपका टेरिडोफाइटा आएगा इसके अंतर्गत। क्यों आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। टेरिडोफाइटा है वो अपना जीवन चक्र है, टेरिडोफाइटा है वो अपना जीवन चक्र 2 चरणों में, जीवन चक्र 2 चरणों में पूरा करता है। ठीक है, पहला चरण है स्पोरोफाइटा, और दूसरा जो है आपका वो आ जाएगा गेमेटोफाइटा। ठीक है, तो ये आपके पास में स्पोरोफाइटा और गेमेटोफाइटा, इन 2 के अंतर्गत है वो टेरिडोफाइटा है वो अपना जीवन चक्र है वो एक प्रकार से पूर्ण करता है भी यहां पे। ठीक है, तो यहां से टेरिडोफाइटा के अंतर्गत है वो एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं स्वयं उत्तक भी पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसमें जाइलम व फ्लोएम भी पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मासी सिले इक्सीट तेरी, मासी सिले इक्सीट तेरी, तो मासी से मार्सिलिया, सिले से सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। ठीक है, इक से बन जाएगा इक्विसिटम, और तेरी से बन जाएगा टेरिडियम, टेरी से क्या बन जाएगा टेरिडियम। ये है वो आपका टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है वो एक प्रकार से स्वयं उत्तक नहीं पाए जाते भी। ठीक है, और इसके अंतर्गत है वो जड़ तना और पत्ती के अंतर्गत है वो विभेद भी नहीं किया जाता भी। ब्रायोफाइटा को अपन क्या बोल सकते हैं, पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया भी, पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है भी। अनावर्त बीजी या विवर्त बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत है वो चीड़ का पेड़ आता है भी। ठीक है, चीड़ का पेड़ आता है, किसके अंतर्गत आता है भी, ये आपका अनावर्त बीजी या फिर विवर्त बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। और इसके एक प्रकार से बीज पर है वो सीड कोट नहीं पाया जाता भी,
जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनके बीज के ऊपर वो एक प्रकार से सीड कोट नहीं पाया जाता, जिसके कारण है ये फल का निर्माण नहीं कर पाता भी। ठीक है, आवर्त बीजी जो कि आपका एंजियोस्पर्म होता है भी। ठीक है, सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो आपका एंजियोस्पर्म ही होता है भी, जिसमें एक प्रकार से संवहन उत्तक भी पाए जाते हैं भी। तो इसके अंतर्गत जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि टेरिडोफाइटा है वो अपना जीवन चक्र दो महत्वपूर्ण चरणों के अंदर कंप्लीट करते हैं, जिसमें से पहला चक्कर चलेगा वो स्पोरोफाइटा चलेगा और दूसरा है वो गेमेटोफाइटा चलेगा भी। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे। ठीक है, रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।